अगले दिन अविनाश 7 बजे उठा। उसने काउंटर पर पैसे चुकाए और चेकआउट किया। फिर उसने अपना छिपाने कौशल सक्रिय किया और कुछ स्ट्रेचिंग करने के बाद वह राजधानी शहर की ओर भागा। इस बार चूंकि कोई उसे देख नहीं सकता था, इसलिए उसे शहर के किसी भी गेट पर रुककर इंतजार नहीं करना पड़ा। इसलिए सिर्फ 3.5 घंटे के भीतर वह अवनी की हवेली के सामने पहुंच गया। फिर वह सीधे स्नानघर की ओर चला गया और अपने कमरे में जाने और लेटने से पहले एक लंबा आरामदायक स्नान किया। इस दौरान किसी को भी नहीं पता था कि वह वापस आ गया है, यहाँ तक कि नौकरानियों को भी नहीं, जिनके पास से वह अपने कमरे की ओर जाते समय गुजरा था। उसने अवनी, नव्या और लूना से न मिलने का फैसला किया क्योंकि वह उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने लाभों को देखा। 2 घंटे बाद वह खड़ा हुआ, अपने शरीर को फैलाया और अवनी के कार्यालय में चला गया। उसने ईशान को रिपोर्टिंग करते हुए और अवनी को सिर हिलाते हुए और जरूरत पड़ने पर जवाब देते हुए देखा। वह कार्यालय के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया और बैठक समाप्त होने का इंतजार करने लगा। चूंकि वह लंच ब्रेक के समय आया था, इसलिए उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और उसने जल्दी से अवनी की आवाज सुनी। ठीक है, हम लंच के बाद इसे जारी रखेंगे। जैसा आप आदेश देते हैं मास्टर अवनी। ईशान ने सिर झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। इस महीने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए गए थे। अवनी की साधना का स्तर अचानक उन्नत चरण में प्रवेश कर गया और गति इतनी तेज थी कि उसे लगा कि वह किसी तरीके से अपनी साधना को छिपा रही है, और आखिरकार उसने इसे दिखाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, वह लड़का अविनाश भी अचानक गायब हो गया था, लेकिन अवनी को कितना शांत देखकर ईशान को पता था कि वह जानती है कि वह कहाँ है, इसलिए उसे उस लड़के की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि वह कहेगा, अब जब वह यहाँ नहीं था तो अवनी अपने काम में लगातार बेहतर होती जा रही थी, इसलिए वह बहुत खुश और संतुष्ट था। ईशान के जाने के तुरंत बाद नव्या और लूना कार्यालय में चले गए और उन्होंने भोजन मेज पर रख दिया। अवनी, कृपया अपना भोजन खाए, नव्या ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, मुझे यह कितनी बार कहना चाहिए? हम दोनों अब एक ही आदमी के हैं, क्या तुम मुझे इतनी सख्ती से नहीं बुला सकते? अगर मेरे नाम से नहीं तो बस मुझे सिस्टर अवनी कहो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम अभी के लिए। तुम्हारी छवि अभी भी एक विस्काउंट के रूप में है। इमा, नहीं, तुम्हारे जैसे रईस के लिए छवि महत्वपूर्ण है। यह अच्छा नहीं होगा अगर दूसरे रईसों को पता चले कि तुम्हारे नौकर तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहे हैं। वे तुम्हें नीची नजर से देखेंगे और इससे तुम्हारी स्थिति और प्रभाव प्रभावित होगा। ठीक है, बस खाना यहीं रखो, मैं इसे थोड़ी देर में खा लूंगी। अवनी ने अपना सिर हिलाया और हार मान ली। वह जानती थी कि इन 2 नौकरानियों को मनाना बहुत मुश्किल था, खासकर लूना जो उसके पीछे खड़ी थी और चुप थी। अगर नव्या अकेली होती तो शायद वह ऐसा कर पाती, लेकिन लूना उसके पीछे खड़ी थी। मुश्किलें बस कुछ स्तरों से बढ़ गई थीं। फिर दोनों नौकरानियां दफ्तर से चली गईं। बेशक वे कहीं नहीं गई थीं, वे बस छिप रही थीं और अवनी को छाया से बचा रही थीं। अवनी फिर खड़ी हुई और अपने शरीर को फैलाया। अचानक अविनाश ने खड़े होते ही शरारती ढंग से मुस्कुराया। वह अवनी की ओर चला गया और उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी कुर्सी पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि अवनी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी, लेकिन जब उसने प्रतिक्रिया की तो वह गुस्से से उबल पड़ी। क्या तुम कमीने? तुम कौन हो? मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी पूरी ताकत से उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की,
लेकिन यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। वह उसके सामने पूरी तरह से असहाय थी। अवनी संघर्ष करती रही। वह मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह पुकारती, नव्या और लूना पहले ही आ चुके थे। हालांकि कमरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद दोनों वहीं खड़े रहे और कुछ नहीं किया। नव्या, लूना, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जल्दी करो और मेरी मदद करो। नहीं, रुको। ईशान को बुलाओ। तुम दोनों उससे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो, अवनी ने आदेश दिया, लेकिन नौकरानियों ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और एक अचंभे में उसकी ओर देखती रहीं। अरे, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी करो और ईशान को बुलाओ, मैं अब उसका स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह, तो क्या मुझे तुम्हें छूना नहीं चाहिए? अचानक अवनी को एक बेहद जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनने के लिए वह पिछले 1 महीने से तरस रही थी। वह धीरे से मुड़ी और एक जाना पहचाना और बेहद खूबसूरत चेहरा देखा और चौंक गई। अविनाश, क्या क्या तुम मुझे सिर्फ 1 महीने में भूल गए? अविनाश ने चंचलता से मुस्कुराया। अविनाश, अवनी ने उसे कसकर गले लगाने से पहले आश्चर्य से कहा। अविनाश खड़ा हो गया। अवनी को अपनी बाहों में लेकर उसने दोनों नौकरानियों को देखा। क्या क्या तुम दोनों बस वहां खड़े रहोगे? मेरा स्वागत गले लगाकर नहीं करोगे? सुन दोनों नौकरानियां आखिरकार अपनी कल्पना से बाहर आईं और एक साथ उसकी ओर दौड़ी। अविनाश ने संतुष्टि में मुस्कुराया क्योंकि उसे 3 खूबसूरत लड़कियों ने गले लगाया था। यह शुद्ध आनंद था, सच्चा स्वर्ग। मजबूत होना और नई क्षमताएं प्राप्त करना अच्छा लग सकता है, लेकिन वह भावना इस भावना की तुलना में कुछ भी नहीं है। उसे अच्छे 5 मिनट तक गले लगाने के बाद अवनी को आखिरकार होश आ गया और पूछा, रुको, तुम मेरे पीछे कब आए? नहीं, तुम ऑफिस में कब आए? मैं यहां कुछ समय से हूं, अविनाश ने जवाब दिया। अवनी ने उस पर विश्वास न करते हुए अपनी आंखें घुमाईं। वह जल्द ही अपना सवाल भूल गई और दूसरा, ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तुम्हारा हथियार भी बदल गया है न? मुझे आश्चर्य है। ओह, वह तुम्हारी छोटी बहनों को बहुत दिनों से चाहता है और उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। अविनाश ने मोहक मुस्कान दी। क्या संयोग है, हमारी छोटी बहनें भी एक जैसी हैं। तो क्या हम शुरू करें? अविनाश ने पूछा। क्यों नहीं, उन तीनों ने एक साथ जवाब दिया। इंतजार। जैसे ही अविनाश अवनी के बट को पकड़ने वाला था, लूना ने चिल्लाकर कहा, हम, क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है? लूना, अविनाश ने प्रश्न किया। नहीं, आप अभी लौटे हैं और इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की होगी। मैंने बस सोचा कि क्यों न हम तीनों आपको आराम करने में मदद करें, लूना ने उत्तर दिया। अचानक अवनी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, लूना, तुम एक प्रतिभाशाली हो। हम इस अवसर का उपयोग उस चीज को आजमाने और परखने के लिए कर सकते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे थे, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठें और हमें सारा काम करने दें। अवनी ने अविनाश को धक्का दिया और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया। फिर उसने दोनों नौकरानियों को खींच लिया और कार्यालय के कोने की ओर चल दी, मानो अविनाश से कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। तो हमें किसे चुनना चाहिए, पहला वाला या दूसरा? अवनी ने सवाल किया। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी क्योंकि वह इसे अविनाश से छिपाने की कोशिश कर रही थी। लूना थोड़ा शर्मा गई, लेकिन नव्या ने अधिक साहसी होकर कहा, दोनों। हाँ, दोनों अच्छे हैं, नव्या ने सिर हिलाया। अवनी ने सिर हिलाया। जितना अधिक वे बात करते थे, लूना का चेहरा उतना ही लाल हो जाता था। ठीक है, हम दोनों करेंगे।
हम दूसरे से शुरुआत करेंगे क्योंकि बाद में खाना ठंडा हो जाएगा और अच्छा स्वाद नहीं आएगा। नव्या और लूना ने सिर हिलाया और अवनी ने जवाब में सिर हिलाया। मानो संकेत पर वे तीनों एक ही समय में अविनाश की ओर मुड़ गए। अविनाश मुस्कुराया, उसे उनकी बातचीत काफी मजेदार लगी। हालांकि अगर वह चाहता तो सुन सकता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उसने उनकी निष्ठा का सम्मान किया और अपनी सेंस का इस्तेमाल नहीं किया। वे तीनों उसकी ओर चले और अचानक अवनी और लूना अपने घुटनों पर गिर गए और अपने छोटे भाई को मुक्त करते हुए उसकी पैंट उतारने लगे। अवनी ने कुछ हल्के झटके देने से पहले उसे धीरे से अपने हाथों में पकड़ लिया। उत्तेजना के तहत अविनाश की छड़ी ने प्रतिक्रिया की और कठोर हो गई। फूफू देखो वह कितना जीवंत है, अविनाश ने उत्तर दिया। वह पिछले कुछ समय से तुम्हें याद कर रहा है। तभी उसने देखा कि नव्या कुर्सी के हैंडल पर बैठकर हाथ में प्लेट लेकर उसकी ओर आ रही है। ठीक है, तुम इतने सारे जानवरों से लड़ते हुए थक गए होगे। मेरे हाथ का बना कुछ खाना खाओ और अपनी ऊर्जा फिर से पैदा करो। फिर उसने मांस के टुकड़े वाले कांटे को उसके मुंह की ओर बढ़ाया और उसे खिलाया। मम्मा, आपका खाना पहले जैसा ही स्वादिष्ट बन गया, अविनाश ने प्रशंसा की, जबकि उसका हाथ उसके नितंब की ओर बढ़ा। अचानक स्पर्श के कारण नव्या का शरीर हिल गया। अचानक अविनाश को अपने डिक को छूने के लिए कुछ अविश्वसनीय रूप से नरम महसूस हुआ। वह उसे देखने के लिए मुड़ा और उसने जो दृश्य देखा वह उसकी स्मृति से कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं। अवनी और लूना ने अपने बड़े पहाड़ों को मुक्त कर दिया था और उसकी छड़ी को चारों दिशाओं से घेर लिया था, जिससे उसे डबल उल्लू का काम मिला। उसे जो कोमलता महसूस हुई वह दूसरे स्तर पर थी। आनंद के अनगिनत झटके उसके शरीर में छोड़े गए। जब उन दोनों ने हिलना शुरू किया तो आनंद और भी अधिक तीव्र हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। उनके खड़े निपल्स को एक दूसरे को छूने का दृश्य इतना अच्छा था कि वह इसे अपनी याद में जला देना चाहता था। उन्हें अविनाश खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और खुशी से कराह उठा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर अवनी मुस्कुराई। लूना, जिसका चेहरा थोड़ा लाल था क्योंकि वह शर्मिंदा थी, वह भी मुस्कुराई। वे पिछले कुछ समय से इसकी योजना बना रहे हैं। इसका नेतृत्व करने वाला निश्चित रूप से अवनी था। चूंकि वह पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि अविनाश के आसपास और भी कई अविश्वसनीय महिलाएं होंगी, इसलिए उसने नव्या और लूना को अपने गुट में रखने का फैसला किया। डबल बूब जॉब उन सावधानी पूर्वक सोची समझी चालों में से एक थी जो उन्होंने और उनके गुट के सदस्यों ने गहन शोध के बाद बनाई थी। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया और अपनी गति बढ़ा दी। ओहे। अविनाश के लिए संवेदना इतनी अधिक थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया और वह बिना रुके कराहने लगा। जैसे ही अविनाश खुशी से कराहने लगा, नव्या ने उसके मुंह के सामने एक और निवाला डाला। उसने इसे आज्ञाकारी ढंग से खाया, जबकि उसे नीचे एक अलौकिक आनंद महसूस हुआ। उनके स्तनों को और अधिक महसूस करने के लिए अविनाश ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया। उसके डिक का सिर लूना के निप्पल को छू गया और वह कराह उठी। अविनाश को भी अच्छा लगा और उसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाना शुरू कर दिया। अपने डिक के आसपास नरम और मुलायम स्तनों को जितना वह चाहता था उतना महसूस किया। जब नव्या उसे प्यार से खाना खिला रही थी तो उसका बायां हाथ उसके मजबूत नितंबों से खेल रहा था। अविनाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जीवित सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था। वह एक राजा की तरह महसूस करता था, एक सम्राट जो अलौकिक सुंदरियों से घिरा हुआ था। सभी उसे दिल से प्यार करते थे। अवनी, नव्या, लूना और कई अन्य सुंदरियों से घिरे हुए, जिनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे, एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे हुए उनकी तस्वीर उनके दिमाग में उभरी। अविनाश की दिल की धड़कन तेज हो गई।
उसके मन में एक विचार आया, लेकिन अवनी और लूना ने अपनी गति बढ़ा दी और फिर उसे वास्तविक दुनिया में वापस ले आए। उसे जो आनंद महसूस हुआ वह और भी तीव्र हो गया और उसकी छड़ी हिलने लगी। उसकी छड़ी पर नसें उभर आईं। अविनाश की पीठ ऊपर की ओर झुक गई। उसने नव्या के मजबूत नितंब के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उघ धार उसने उसके लिंग से ताजा दूध फूट पड़ा, जिससे अवनी और लूना के चेहरे और स्तन ढक गए। इसके बाद अवनी ने उसके पूरे चेहरे को चाटा और अपनी उंगली फिराई। एक ही बार में निगलने से पहले उसका सारा वीर्य इकट्ठा कर लिया। मेरी मेरी कितनी बड़ी रकम है। हालांकि लूना ने फेलबर्टा की तरह कुछ नहीं कहा क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा थी। उसने भी जल्दी से उसका सारा दूध इकट्ठा कर लिया और उसे निगल लिया। अरे मैं अकेली बची हूं, नव्या ने चिल्लाकर कहा। ओह चिंता मत करो, बस उसके हथियार को देखो, क्या ऐसा लगता है कि यह तुम्हें संतुष्ट करता है? अवनी ने एक शरारती मुस्कान के साथ अविनाश की उभरी हुई नस वाली छड़ी की ओर इशारा किया, जबकि वह अभी भी अपनी उंगली चूस रही थी जिसमें अविनाश का दूध जमा था। हे यह कितना जीवंत है। हमें दूसरा राउंड शुरू करने के लिए कोई फोरप्ले करने की भी जरूरत नहीं है। नव्या ने हंसी उड़ाई। नव्या ने हंसते हुए अवनी और लूना के बीच दौड़ने और घुटनों के बल बैठने से पहले जल्दी से खाली प्लेट मेज पर रख दी। फिर उसने दोनों पर नजर डाली और उन सभी ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। नव्या स्पष्ट रूप से उनमें से सबसे अधिक उत्साहित थी। अविनाश उनके अभिनय करने के तरीके से चकित था। वह यह भी देख रहा था कि वे क्या करने जा रहे हैं। उसे लगा कि यदि यह डबल बूब जॉब की तुलना में कितना अच्छा लगता है, इसके थोड़ा भी करीब है, तो वह बहुत बहुत संतुष्ट होगा। स्मूच। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि नव्या ने उसके डिक की नोक पर चुंबन के साथ प्रदर्शन शुरू किया। फिर उसने उसे ध्यान से चाटना और साफ करना शुरू कर दिया। जब उसकी पूरी छड़ी उसके थूक में भीग गई तो वह मुस्कुराई और अपना मुंह खोला और पूरा माल अंदर निगल लिया। ओह! अविनाश खुशी से कराह उठा, लेकिन फिर उसने देखा कि बाकी दोनों ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। आनहत। हालांकि इससे पहले कि वह नीचे देख पाता, उसका शरीर खुशी से कांप उठा और वह जोर से कराह उठा। उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अवनी और लूना उसकी गेंदों को चूस रहे थे। नव्या द्वारा उसे दिए गए मुखमैथुन के संयोजन से आनंद बढ़ गया। उसकी पीठ ऊपर की ओर झुक गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ ने अवनी और लूना के सिर को पकड़ रखा था जबकि उसका शरीर हिलता रहा। यह बहुत अच्छा है। भले ही वह कुछ ही मिनट पहले आया था, उसका डिक अनियंत्रित रूप से हिल गया और उसी समय नव्या ने अपना सक्शन तेज कर दिया। ओह मैं कमिंग कर रहा हूं। धार। जैसे जैसे वह आनंद महसूस कर रहा था वह फिर से बढ़ गया। अविनाश अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और फिर से आ गया। क्या? वह स्वयं इस पर विश्वास नहीं कर सका। वह इतनी जल्दी कैसे सह गया? यह तभी हुआ जब अवनी ने उसके साथ बिताई पहली रात में उसे हैंड जॉब दिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी भी अनुभवहीन था। उन्होंने उसे इतनी जल्दी सहने का प्रबंधन कैसे किया? अविनाश मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। अवनी उसका चेहरा देखकर मुस्कुराई। यह उसके गुट का दूसरा कदम था, ट्रिपल ब्लो जॉब। और जैसा कि उसने सोचा था, इसका प्रभाव डबल बूब जॉब से भी अधिक मजबूत है। यह वास्तव में अच्छा लगा। मैं वापस आकर वास्तव में खुश हूं, अविनाश ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। अरे क्या आप मानते हैं कि हमारी सेवा निःशुल्क है? अवनी हंसा। बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, मैं आप सभी को भुगतान करने के लिए उचित समय पर व्यक्तिगत रूप से आप सभी के पास आऊंगा, अविनाश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया।
लूना और अवनी ने सिर हिलाया, नव्या ने भी सिर हिलाया, लेकिन वह सारा दूध निगलने में व्यस्त थी। कुछ मिनटों के बाद अवनी और अन्य लोगों ने पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे और अपने चेहरे धो लिए थे। अभी वे चारों अवनी के कार्यालय के अंदर बैठे थे जैसे कि कोई बैठक कर रहे हों। फिर अवनी शुरू हुआ। तो चलिए बेहतर तरीके से शुरुआत करते हैं। अविनाश, आपकी यात्रा कैसी रही? यह अच्छा था। मुझे बहुत सारी चीजें मिली और मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ। ठीक है, मैं उसे देख सकता हूँ। अवनी आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। वह अविनाश की नई बढ़ी हुई मांसपेशियों के बारे में बात कर रही थी। वह वास्तव में उन्हें पसंद करती थी। फिर वह गंभीर हो गई और सवाल किया, तो आपका अगला लक्ष्य क्या है? और भी मजबूत बनने के लिए। और आप ऐसा कैसे करेंगे? आप पहले से ही उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अवनी अविनाश मुस्कुराया। हाँ, मैं करता हूँ। अवनी ने फुसफुसाया। वह जानती थी कि वह कुछ नई लड़कियों को चोदने जा रहा है। बेशक खुश न होते हुए भी वह पहले ही इसे स्वीकार कर चुकी थी। तो क्या तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे मजबूत लड़कियां कहाँ मिल सकती हैं। हाँ, मैंने सोचा था कि आप मुझसे यह पूछेंगे। मैंने इसके बारे में पहले सोचा था और मेरे पास कुछ सुझाव हैं। मार्क्विस दिनेश की नौकरानियों को उससे अधिक मजबूत होना चाहिए। रुको रुको रुको, आप जिस मार्क्विस दिनेश के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसकी नौकरानियों को कैसे लाऊंगा? अविनाश ने सवाल किया। और अवनी को तो छोड़ ही दें, यहाँ तक कि नव्या और लूना ने भी भावशून्य भाव से उसकी ओर देखा। क्या क्या? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं? आपको मेरी अवनी की नौकरानियां कैसे मिली? तो आप चाहते हैं कि मैं इस मार्क्विस दिनेश की हवेली में प्रवेश करूं और उन नौकरानियों को ले आऊं? बेशक विस्काउंट और बैरन के विपरीत कोई भी कल्टीवेशन के बिना मार्क्विस नहीं बन सकता। मार्क्विस बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता मास्टर लेवल है। इसलिए मार्क्विस दिनेश भी आपके लिए एक अच्छा लक्ष्य है। मैं समझ गया, लेकिन मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं। उसके और उसकी नौकरानियों के साथ मेरा काम खत्म होने के बाद क्या होगा? किसी अन्य रईस की हवेली में प्रवेश करें। यह बहुत लंबा है और मेरे पास आप तीनों के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। अविनाश ने सीधे अपना सिर हिलाया। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां बहुत सारी सशक्त महिला कृषक हों। इस तरह यह बहुत अधिक कुशल होगा। वहां वे कल्टीवेशन संप्रदाय हैं, लेकिन यदि आप सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे अच्छी जगह रॉयल अकादमी होगी। रॉयल अकादमी? अविनाश बुदबुदाया। हाँ, मैं आपको एक अनुशंसा पत्र प्रदान कर सकता हूँ और आप एक छात्र के रूप में इसमें शामिल हो सकते हैं। वहाँ के छात्र मजबूत हैं और निश्चित रूप से शिक्षक और भी मजबूत हैं। यदि आप सावधान हैं तो आपके लाभ अथाह होंगे। वहाँ सबसे मजबूत महिला एक्टिवेटर कौन है और उसका स्तर क्या है? अकादमी के हेडमास्टर के बाद वहां की सबसे मजबूत व्यक्ति कंसोर्ट लॉरेन हैं। वह अकादमी की सबसे मजबूत महिला एक्टिवेटर भी हैं। उनकी खेती के लिए उन्हें विशेषज्ञ स्तर पर होना चाहिए। हम एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर हो। इस संसार में खेती के स्तर इस प्रकार थे: नश्वर, शिक्षु, शुरुआती, अग्रिम, मालिक, ग्रैंड मास्टर, विशेषज्ञ, किंग, सम्राट। हालांकि इस दुनिया ने लंबे समय से सम्राट लेवल कल्टीवेटर नहीं देखा है। सबसे मजबूत व्यक्ति स्काई फॉल किंगडम का राजा किंग लेवल कल्टीवेटर है। फिर अविनाश ने कुछ देखा और सवाल किए बिना नहीं रह सका। रुको, आपने कंसोर्ट लॉरेन कहा? कंसोर्ट जैसा कि?
हाँ, राजा की पत्नी, लेकिन उनका रिश्ता सबसे अच्छा नहीं था, इसलिए उसने महल छोड़ दिया और रॉयल अकादमी में प्रवेश किया। अवनी ने सिर हिलाया। अचानक सिंहासन पर बैठे और विभिन्न सुंदरियों से घिरे हुए उसकी तस्वीर उसके दिमाग में फिर से उभरी। उसने इसके बारे में सोचा और फिर सवाल करते हुए एक गहरी सांस ली। राजा की पत्नियों के बारे में क्या? शाही हरम, वे कितनी मजबूत हैं? हुन शीर्षक राजा की पत्नियों के बारे में क्या? शाही हरम, वे कितने मजबूत हैं? राजा की पत्नियों के बारे में क्या? शाही हरम, वे कितनी मजबूत हैं? अवनी हुन आपने क्या कहा? नव्या, लूना और अवनी सभी उसके सवाल से चौंक गए। मैंने पूछा कि राजा की पत्नियां कितनी ताकतवर होती हैं। मुझे भी ऐसे मत देखो, मैं तो बस उत्सुक हूं। अवनी ने आह भरी और फिर उत्तर दिया, निश्चित रूप से वे मजबूत हैं। मैंने सुना है कि सबसे मजबूत पत्नी किंग स्टेज पर है। दूसरा प्रश्न पूछते ही अविनाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अवनी, आप वर्तमान राजा के बारे में क्या सोचते हैं? उसका लहजा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अवनी का चेहरा गंभीर हो गया। अविनाश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं राजा के बारे में क्या सोचता हूं। वह राजा है, इस राज्य का सबसे मजबूत व्यक्ति है। कुछ भी बेकार मत सोचो। अवनी, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिस पर मुझे भरोसा नहीं है? तुम्हें पता है कि मैं मरने से कितना डरता हूं। ठीक है, आप किस आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं? आप कितने मजबूत हैं? ओह, फेल्बर्टा गुस्से में चिल्लाया। मैं बहुत मजबूत हूं। कितने मजबूत? आप एडवांस स्टेज में सबसे मजबूत व्यक्ति हो सकते हैं। वहां अनगिनत लोग आपसे ज्यादा मजबूत हैं। नरे, मेरा बटलर भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। अविनाश ने उत्तर दिया, मैं इतना मजबूत हूं कि बिना कोई पसीना बहाए 5 ईशान को हरा सकता हूं। इतना ही नहीं, अगर हम बिना हथियारों के लड़ते हैं या हमारे पास समान स्तर के स्टार हथियार हैं, तो मैं ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ सकता हूं। मैं एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर की हत्या भी कर सकता हूं। मैं कितना मजबूत हूं? वे तीनों उसकी बातों से अवाक रह गए। इतना मजबूत होने के लिए उसने वहां क्या किया? अचानक अवनी के दिमाग में एक विचार आया, लेकिन इससे पहले कि वह सवाल कर पाती, अविनाश ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें बताए बिना दूसरी महिलाओं को नहीं छूऊंगा। फिर आप इतने मजबूत कैसे हो गए? आप अभी किस साधना स्तर पर हैं? मैं अभी भी एडवांस स्टेज पर हूं। उसका जवाब सुनकर अवनी गुस्से से उबल पड़ी। उसे लगा कि वह उसे चिढ़ा रहा है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि एक एडवांस स्टेज कल्टीवेटर होते हुए भी आप एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर को हरा सकते हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर को हरा सकता हूं। मैंने कहा था कि मैं उसकी हत्या कर सकता हूं। यह वैसा नहीं है। वाह, बम! अवनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब एक जानवर की लाश उसके सामने आई तो वह चुप हो गई। उग्र ज्वलंत शेर, एक 4 सितारा जानवर जिसमें ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर के समान ताकत होनी चाहिए। फिर उसने अविनाश की बातें सुनी और अवाक रह गई। क्या तुमने इसे मार डाला? बेशक। यह इतना सरल था कि मैं स्वयं इस पर विश्वास नहीं कर सका। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आपके सामने ही ईशान से लड़ूंगा, फिर आप खुद तय कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। यह जानते हुए कि वह अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती है, अविनाश ने पेशकश की। तब हम ऐसा करेंगे। अवनी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह उस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी।
उसके सामने यह आदमी उसके सारे तर्कों को घुमा रहा था। एक एडवांस स्टेज कल्टीवेटर ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर को कैसे हरा सकता है? आधे घंटे पहले ब्रेक समाप्त हो गया और ईशान वापस आ गया, लेकिन जब उसने प्रवेश किया और अविनाश को चेहरे पर मुस्कान के साथ अवनी की कुर्सी पर बैठा देखा तो उसके होंठ निराशा से कांपने लगे। वह लौटे। ईशान, मैं चाहता हूं कि आप अविनाश के साथ फ्रेंडली फाइट करें, अवनी ने आदेश दिया। मास्टर अवनी, क्या वह सिर्फ एक एडवांस स्टेज नहीं है? अगर मैंने उसे चोट पहुंचाई तो क्या होगा? बटलर ईशान, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो बस शुरू करते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जोर से नहीं मारूंगा, अविनाश ने हंसते हुए कहा। ईशान के होंठ और भी ज्यादा छू गए। हाँ अवनी, जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही करूंगा और उसके साथ फाइट करूंगा। ईशान ने झुककर अविनाश की ओर देखा। एकमात्र एडवांस स्टेज लड़के की उसके सामने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बहुत जोर से नहीं मारूंगा। क्या आपको मुझसे विनती नहीं करनी चाहिए कि मैं आप पर ज्यादा सख्ती न करूं? मैं तुम्हारे उस अहंकारी चेहरे पर मुक्का मारूंगा। ईशान गुस्से में था। ठीक है, चलो बगीचे में चलते हैं, अवनी ने सिर हिलाया। बगीचे में अविनाश और ईशान एक दूसरे के सामने खड़े थे। ईशान शुरुआत करने के लिए बहुत उत्सुक था और उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि अवनी ने घोषणा की, शुरू करो। इसके बाद ईशान ने स्टेप्स ऑफ गेल को सक्रिय किया और अपनी जगह से गायब हो गया। बेशक यह केवल अवनी और दो नौकरानियों के लिए था, दूसरी ओर अविनाश स्पष्ट रूप से ईशान को आंधी के कदमों का दयनीय प्रदर्शन करते हुए उसकी ओर दौड़ते हुए देख सकता था। वह शुरुआती चरण में भी नहीं थे। कुछ सेकंड बाद ईशान अविनाश के सामने आया और उसके चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की। अविनाश ने बस आलस्य से चकमा दिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़, बंग। ईशान के शरीर के परखच्चे उड़ गए और वह बेहोश हो गया। लड़ाई खत्म हुई। अवनी, नव्या और लूना समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ईशान को अविनाश की ओर अविश्वसनीय गति से दौड़ते और फिर उससे भी तेज गति से वापस उड़ते हुए देखा। आखिर हुआ क्या? यही एकमात्र सवाल था जो उनके दिमाग में घूम रहा था। नव्या जल्दी से अपनी नींद से उठी और ईशान की ओर दौड़ी। जब उसने उसकी हालत देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाई। वह बेहोश हो गया। क्या? अवनी और लूना आश्चर्य से बोले। मैंने तुमसे सही कहा था। यहां तक कि 5 जोयब से भी मुझे पसीना नहीं आएगा, अकेले एक को छोड़ दो। क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तब उन्होंने अविनाश के शब्द सुने और उन पर विश्वास किए बिना नहीं रह सके। अविनाश एक राक्षस था, एक विसंगति। वे उसे तर्क से परख नहीं सकते। तो मेरे प्यारी अवनी, मैं तुमसे फिर पूछूंगा, तुम वर्तमान राजा के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप वाकई निश्चित हैं कि आप यह करना चाहते हैं? अवनी ने प्रश्न किया। चिंता मत करो, जैसा कि मैंने कहा, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैं बेचैन होकर काम नहीं करूंगा। इसके अलावा आप एक बात के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, अगर मैं भागना चाहूं तो एक किंग स्टेज विशेषज्ञ भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा, अविनाश ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आश्वासन दिया। निस्संदेह वह सीधा मुंह करके लेटा हुआ था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कोई राजा मंच या कोई विशेषज्ञ मंच उसके छिपने का पता लगा सकता है या नहीं। हालांकि वह जानता था कि वह पहले कभी नहीं देखी गई दर से मजबूत हो जाएगा और एक दिन इतना दूर नहीं होगा
यहाँ तक कि महान सम्राट स्टेज कल्टीवेटर भी उसका पता लगाने और उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। मिमी अवनी ने सिर हिलाया। हालांकि उसने सोचा कि एक किंग स्टेज कल्टीवेटर के लिए एडवांस स्टेज कल्टीवेटर को पकड़ने में सक्षम नहीं होना एक हास्यास्पद धारणा थी। अविनाश एक विसंगति थी। अवनी, तुमने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, अविनाश ने धीरे से याद दिलाया। फिर अवनी ने उत्तर देते हुए हार की आह भरी। वर्तमान राजा। वह एक अच्छा राजा नहीं है, लेकिन वह बुरा भी नहीं है। वह सिर्फ एक औसत राजा है, वास्तव में कुछ खास नहीं है। हम एक औसत राजा को अपना नेतृत्व नहीं दे सकते, है ना? अगर मैं नया राजा बन जाऊं तो कैसा रहेगा? अविनाश मुस्कुराते हुए बोला। अवनी के होंठ फड़कने लगे और उसने मन ही मन सोचा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं राजा के बारे में क्या सोचता हूं। क्या आप अब भी उसे बदलने की योजना नहीं बनाएंगे? हाँ, हमारे पास एक औसत राजा नहीं हो सकता। आपको वास्तव में हमारा नया राजा बनना चाहिए, अवनी ने नरम स्वर में उत्तर दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कह रही है। अगर कोई और उसे सुनता तो वे डर जाते। उसने जो कहा वह देशद्रोह से कम नहीं। अगर उसकी बातें किसी ने सुन ली तो वह मर जाएगी। हालांकि जब उसने अविनाश का चेहरा देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराई। उसके लिए मरना शायद बुरी बात नहीं होगी। प्यार सचमुच इंसान को अंधा और बेवकूफ बना देता है। अवनी, क्या तुम्हें शाही हरम के बारे में कुछ जानकारी है? कुछ अच्छी जानकारी, उदाहरण के लिए एक पत्नी जिससे मैं हाथ मिला सकता हूं, अविनाश ने गंभीरता से पूछा, मानो वह किसी बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में बात कर रहा हो, न कि उस राज्य के राजा को धोखा देने के बारे में जिसमें वह रहता था। वास्तव में नहीं, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं इसे ढूंढ सकता हूं। क्या एक सामान्य विस्काउंट को इस तरह जानकारी मिल सकती है? अविनाश ने प्रश्न किया। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे अपने तरीके हैं, अवनी मुस्कुराई। क्या इसका पता आप तक लगाया जा सकता है? अविनाश ने गंभीरता से पूछा। यह हो सकता है। कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद अवनी ने उत्तर दिया। तो इसके बारे में भूल जाओ, अविनाश ने सीधे अपना सिर हिलाया। वह अवनी को इतना बड़ा जोखिम नहीं लेने देने वाला था। अवनी, तुम्हें क्या लगता है शाही हरम के बारे में कौन अधिक जानता होगा? अविनाश ने प्रश्न किया। अवनी ने इसके बारे में सोचा लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। हर कोई जो शाही हरम के बारे में कुछ और जानता है वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसे नाराज नहीं किया जा सकता। वे अभी उसे निशाना नहीं बना सके। प्रधान नौकरानी, उत्तर देते समय अचानक नव्या की आंखें चमक उठीं। मुख्य नौकरानी? हाँ, शाही महल में काम करने वाली सभी नौकरानियों की मुखिया। उसे शाही हरम के बारे में बहुत सी बातें पता होनी चाहिए, नव्या ने सिर हिलाया। लेकिन मुख्य नौकरानी शाही महल को आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैं उससे कैसे संपर्क करूं? मुझे नहीं पता, नव्या ने शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लिया। अवनी ने उत्तर दिया, उससे संपर्क करना इतना कठिन नहीं होना चाहिए। नहीं, हम आपके नाम का उपयोग नहीं कर सकते, अविनाश ने अपना सिर हिलाया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को दूसरे राज्य के एक व्यापारी के रूप में प्रच्छन्न करना होगा और उससे मिलने के लिए कुछ वस्तुएं लानी होंगी। फिर आप बाद में उस पर अपना जादू चला सकते हैं। अविनाश थोड़ी देर चुप रहा, इससे पहले कि उसकी आंखें चमकने लगतीं। अवनी, तुम एक प्रतिभाशाली हो। बिल्कुल मैं हूं, अवनी ने खर्राटे लिए, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन कोई भी कंपनी का व्यापारी शाही महल की मुख्य नौकरानी से कैसे मिल सकता है?
क्या हमें कुछ प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी? लूना ने हस्तक्षेप किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लूना सही थी, कोई भी व्यापारी मुख्य नौकरानी से कैसे मिल सकता था? यदि ऐसा संभव होता तो अधिक काम के कारण प्रधान नौकरानी की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी होती। क्या होगा अगर व्यापारी को एक शाही महल की नौकरानी ने उससे मिलवाया? क्या यह पर्याप्त होगा? नव्या ने सवाल किया। यह मुख्य नौकरानी को देखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, अवनी ने उत्तर दिया। फिर मैं एक नौकरानी को जानती हूं जो शाही महल में काम करती है। हम इतने करीब नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूं। फिर नव्या ने सुझाव दिया। क्या आप चार्वी के बारे में बात कर रहे हैं? लूना ने सवाल किया, जिस पर नव्या ने सिर हिलाया। यह काम कर सकता है। अविनाश के लिए यह समझाना आसान होगा कि आप जिस चार्वी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह सही नहीं है? अवनी ने अविनाश पर नजर डाली। आखिरकार मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाना ही तुम में सबसे अच्छा काम है। अविनाश को नहीं पता था कि उस प्रहार का जवाब कैसे दिया जाए जो पूरी तरह से अनावश्यक था। उन्होंने फैसला किया कि इस स्थिति में चुप रहना सबसे अच्छा होगा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी ने उसे इस तरह अभिनय करते हुए देखकर हंसी उड़ाई। फिर उसने नव्या की ओर देखा और सवाल किया, आप उसका परिचय कैसे और कब देंगे? उसकी छुट्टियों के कार्यक्रम के अनुसार उसकी अगली छुट्टी 1 सप्ताह बाद होगी। मैं आपको उससे तब मिलवा सकती हूँ। ठीक है, तो यह तय हो गया है। हम उससे मिलेंगे और तय करेंगे कि अगले सप्ताह बाद में क्या करना है। तब तक अविनाश हमारा है। जी भरकर आनंद लीजिए। अवनी ने उस आदमी से पूछे बिना ही घोषणा कर दी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उस आदमी ने दिमाग लगाया या कुछ और। तो मेरी प्यारी नव्या, जब मैं चला गया तो क्या तुमने मुझे याद किया? अविनाश ने नव्या के कानों में आकर्षक ढंग से फुसफुसाया। अभी वह अपने कमरे के अंदर था और नव्या उसकी गोद में उसके सामने बैठी थी। वह उसके पूरे शरीर को धीरे धीरे सहला रहा था, जैसे अपना भोजन तैयार कर रहा हो। नव्या ने उसके स्पर्श का आनंद लेते हुए उत्तर दिया, मैंने किया। कितना? बहुतन्हा, नव्या ने उत्तर दिया, इससे पहले कि वह जोर से कराहती, क्योंकि अविनाश ने उसके बट को पकड़ लिया। वह नहीं जानती क्यों, लेकिन जब भी वह उसे वहां छूता है तो उसे जो आनंद महसूस होता है वह तुरंत बढ़ जाता है। क्या आप सामान्य से बहुत अधिक संवेदनशील नहीं हैं? जैसे ही उसने उसके सख्त लेकिन नरम नितंब को मसलना शुरू किया, अविनाश हंसने लगा। यह सब तुम्हारी गलती है। बहुत समय हो गया है जब तुमने मुझे छुआ है, इसलिए मैं सामान्य से थोड़ा अधिक संवेदनशील हूं। नव्या ने प्यारी सी मुस्कान के साथ शिकायत की। उसके बचकाने चेहरे के साथ उसका मुंह बहुत प्यारा लग रहा था और किसी भी आदमी का दिल पिघला सकता था। जब मैं दूर था तो क्या तुमने अपने आप को नहीं छुआ? मैंने किया, लेकिन जब आप ऐसा करते थे तो यह उतना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट नहीं थी। यह भी आपकी गलती है। नव्या ने उसे फिर से दोषी ठहराया। हो? फिर इसमें मेरी गलती कैसे है? मैं पहले जब भी खुद को छूती थी तो अच्छा महसूस करता थी। यह तभी हुआ जब आपने मुझे छूना शुरू किया। मुझे यह इतना अच्छा लगा कि मैं अब खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ। नव्या ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह शर्मिंदा थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उसके स्पर्श से अच्छा महसूस हो रहा था। वह एक साधारण लड़की थी। अब जब वह अपने सामने इस आदमी को अपना दिल दे चुकी है तो वह अपने अतीत में हस्तमैथुन या ऐसी किसी चीज के बारे में बात करने में शर्मिंदा नहीं होगी।
तो क्या यह आपकी गलती नहीं है कि आप एक कामुक छोटी लड़की हैं जो खुद को भी खुश नहीं कर सकती? अविनाश ने मनोरंजन के साथ प्रश्न किया। ऐसा नहीं है। वो तुम ही थे जिसने मुझे ऐसा बनाया। मैं तुमसे न मिलने से पहले खुद को आसानी से संतुष्ट कर सकती थी। अनहद नव्या और भी अधिक चिल्लाई, लेकिन फिर अविनाश मुस्कुराया और उसने उसके नितंब के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे वह फिर से कराहने लगी। यह समझ आता है। मैं स्वीकार करूंगा कि तुम्हें ऐसा बनाना मेरी गलती थी, लेकिन चूंकि हम इसे बदल नहीं सकते, तो मैं तुम्हें अलग तरीके से मुआवजा कैसे दूं? अविनाश ने सवाल किया और खड़े होकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। आप मुझे कैसे मुआवजा देंगे? नव्या ने लाल चेहरे के साथ सवाल किया। उसे वास्तव में पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही उत्तर जानती थी, और ईमानदारी से कहें तो मुआवजे के लिए उसके पास और कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस विकृत शरीर को आराम देने में मदद करूंगा। अविनाश ने उसे बिस्तर पर लिटाने से पहले उसके कान में फुसफुसाया। तभी नव्या को अपने होठों पर कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। यह क्या था? यह जानते हुए भी उसने और समय बर्बाद नहीं किया और अपनी जीभ से हमला शुरू कर दिया। फिर उसकी जीभ उसके दांतों से टकराई और फिर उसकी जीभ में प्रवेश करने और उसके साथ घुलने मिलने से पहले। फिर उसने अविनाश को अपने करीब खींचने से पहले अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर घुमाया। अविनाश का हाथ भी निष्क्रिय नहीं रहा। उन्होंने उसकी स्कर्ट उतारने से पहले उसके प्यारे स्तनों को आजाद करने के लिए सबसे पहले उसकी वर्दी को नीचे किया। फिर उसके एक हाथ ने धीरे से उसके कोमल स्तनों को मसला, जबकि उसका दूसरा हाथ नीचे चला गया और उसकी पैंटी में घुस गया। और अधिक समय बर्बाद किए बिना उसकी मध्यमा उंगली उसकी स्क्विशी नहर में प्रवेश कर गई और उसके पहले से ही परिचित अंदरूनी हिस्सों की खोज की। उसकी तर्जनी ने भी लंबे समय तक इंतजार नहीं किया, और एक बार जब उसकी छोटी बहन काफी गीली हो गई तो वह भी उसमें घुस गई। MMNNFGG। उसकी दो उंगलियों ने उसके अंदर गड़बड़ी पैदा कर दी, बिना किसी दया के उसके सभी कमजोर बिंदुओं को उत्तेजित कर दिया। नव्या का शरीर खुशी से कांप उठा। हाँ, यह तो यही है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी भी खुद को इस तरह खुश नहीं कर पाऊंगा। केवल वही ऐसा कर सकता है। नव्या ने सोचा कि उसके पास जो भी थोड़ी सी समझ बची है, उसे आनंद देने और कराहना जारी रखने से पहले। यह ऐसा था जैसे अविनाश को उसके शरीर के बारे में सब कुछ पता था। उसे उसके किसी कमजोर स्थान को कितने समय और तीव्रता से रगड़ना चाहिए, उसे कहाँ धीरे से छूना चाहिए और कहाँ उसे थोड़ा कठोर होना चाहिए। उसने जो कुछ भी किया वह यह सुनिश्चित करता था कि नव्या को सबसे अधिक आनंद महसूस हो। इसका मम्फह तीव्र उत्तेजना के तहत नव्या अब और नहीं रुक सकी। उसकी नलिकाएं कड़ी हो गईं और उसके आने से पहले उसका शरीर कांपने लगा। उसके आने के तुरंत बाद अविनाश ने अपने होंठ खोल दिए, जिससे उसे अपनी सांस वापस पाने का मौका मिला। हाँ। कहे, देखो तुम कितनी थकी हुई लग रही हो मेरी प्यारी नव्या। मत भूलो, असली हिस्सा शुरू होने वाला है। असली हिस्सा अब शुरू होने वाला है। नव्या ने मन ही मन सोचा, और जब उसकी नजर अविनाश के हथियार पर पड़ी जो सीधा खड़ा था, उसकी नहर के अंदर मार्च करने के लिए तैयार था, तो उसकी सांसें और भी तेज हो गईं। उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर अविनाश उठ बैठा, अपनी छड़ी उसकी नहर के सामने रख दी और अपने लंड से उसकी चूत के प्रवेश द्वार को सहलाना शुरू कर दिया। उसके छेड़ने से नव्या का शरीर कांप उठा। फिर मानो उस पर दया करते हुए अविनाश ने उसे छेड़ना बंद कर दिया और अपनी छड़ी सीधे उसकी नहर में डाल दी। आह, बहुत अच्छा। नव्या जोर से कराह उठी। उसकी अभिव्यक्ति में इस समय केवल एक ही चीज दिख रही थी, और वह था शुद्ध आनंद।
अविनाश को भी अपने शरीर पर हमला करने से खुशी की लहर महसूस हुई। 1 महीने तक हड्डी नहीं बंधने के बाद नव्या की योनि सामान्य से अधिक तंग थी। अविनाश को जकड़न की आदत डालने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी और एक बार जब उसे आदत हो गई तो उसने अपना डिक बाहर निकाला और फिर उसे योनि में डाल दिया। दोबारा ANHG। उसकी हरकतें तुरंत सुचारू हो गईं और ड्रिलिंग शुरू हो गई। अन्ना अन्ना अन्ना। तो अन्हा बहुत अच्छा। नव्या खुशी से कराह उठी। उसके अंदर खुशी के झटके और झटके आने लगे। उसका शरीर जल्द ही सुन्न हो गया। उसने बेडशीट को जोर से भींच लिया और ड्रिलिंग को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंततः उसका पेट भर गया। उसे जो खुशी महसूस हो रही थी वह लगातार बढ़ती जा रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि अविनाश सामान्य से अधिक जंगली था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वास्तव में यह और भी अच्छा लगा। अन्ना अन्ना अन्ना। वह कराहती रही। खुशी से उसकी पीठ ऊपर उठ गई, आंखें पीछे मुड़ गईं और नहरें कसने लगीं। वह पहले से ही संवेदनशील थी क्योंकि वह अभी अभी आई थी, और जो आनंद उसे महसूस हुआ वह पहले से ही उसके सहन करने के लिए बहुत अधिक था। वह चरम सुख पाना चाहती थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं वह जानती थी कि जिस क्षण वह ऐसा करेगी उसके शरीर पर हमला करने वाला आनंद रुक जाएगा। इसलिए उसने खुद को सहन न देने के लिए मजबूर किया। हालांकि इससे उसकी नलिकाएं और भी अधिक सख्त हो गईं। अविनाश अचानक हुई जकड़न से आश्चर्यचकित हो गया और उसे लगा कि वह वीर्यपात करने वाला है। फिर उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी और उसके रसीले नितंबों को कसकर पकड़ लिया। आन हाँ, मैं कमिंग कर रहा हूं। इस कार्रवाई के कारण उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए और नव्या ऐसे चिल्लाई जैसे कल हो ही नहीं। अविनाश ने भी जाने दिया और उसके शरीर पर गिरने से पहले उसकी दीवारों को सफेद रंग से रंग दिया। यह हाहा सच में अच्छा हाहा लगा। इतना कहकर नव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गई। उसे इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखकर अविनाश मुस्कुराया और उसके बगल में लेटने से पहले उसके कोमल होठों को धीरे से चूमा। अंदर आने के बाद उसके शरीर में ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित हुईं, लेकिन इस बार यह मात्रा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। अविनाश ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सिर हिलाया और उनके गहन और आनंददायक सत्र के बाद के स्वाद का आनंद लिया। 2 घंटे बाद अविनाश ने अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने मुड़कर नव्या को देखा जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। अविनाश भी मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उसने उसे नहीं जगाया और सीधे अपने कमरे से बाहर चला गया। बाहर निकलने के बाद उसने अपनी सेंस को सक्रिय किया और जल्दी से उसका अगला लक्ष्य ढूंढ लिया। फिर उसने अपनी कंसील को सक्रिय किया और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अविनाश ने लूना को गलियारे की ओर चलते हुए देखा और उसका पीछा करने का फैसला किया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। लूना बिना यह जाने कि वह जिस व्यक्ति के बारे में अभी सोच रही थी उसका पीछा कैसे कर रही थी, चलती रही। हालांकि अचानक वह रुक गई और तीनों नौकरानियों की ओर देखा जो खुशी से बात कर रही थीं। अविनाश ने भौहें सिकोड़ी और उसकी निगाहों का पीछा किया और जल्दी से उन तीनों नौकरानियों को ढूंढ लिया। क्या एड्रिक ने कल तुम्हें प्रपोज किया था? नौकरानियों में से एक ने पूछा। दूसरी नौकरानी, जो उन दोनों से थोड़ी छोटी थी, ने अपने चेहरे पर शर्म के साथ सिर हिलाया। उसे बहुत समय लगा। पहली नौकरानी ने नाक सिकोड़ी। अरे अरे, क्या तुम्हारा पहला समय अभी तक हुआ है? तीसरी नौकरानी ने उत्साह से पूछा। दूसरी नौकरानी का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने सिर हिलाया। कल रात। क्या? जल्दी करो, मुझे विस्तार से बताओ।
नौकरानी का चेहरा अब टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसने अपना सिर प्यार से हिलाया। मैं नहीं करूंगी। क्या क्या? यह बहुत बुरा है, तीसरी नौकरानी ने शिकायत की। ठीक है, अब उसे मत चिढ़ाओ। ओरियल, बताओ तुम दोनों की शादी कब हो रही है? पहली नौकरानी ने पूछा। ओरियल ने जवाब देते हुए थोड़ा मुस्कुराया। 1 महीने बाद। तुम हमें शादी में आमंत्रित करोगे न? पहली नौकरानी ने चिढ़ाते हुए कहा। बेशक। आखिरकार तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ओरियल ने लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया। अविनाश ने फिर अपना सिर घुमाया और लूना की तरफ देखा। वह यह देखकर हैरान था कि तीनों को देखते हुए उसकी आंखें उत्साह और ईर्ष्या से चमक रही थीं। अविनाश ने भौहें सिकोड़ी। उत्साह तो ठीक था, लेकिन ईर्ष्या? उसे किस बात से ईर्ष्या हो रही थी? क्या उसका आदमी इस दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला व्यक्ति नहीं था? हालांकि जल्द ही अविनाश को एहसास हो गया। नौकरानियां जिस चीज के बारे में बात कर रही थीं, उसमें क्या अलग था? शादी। अविनाश ने अपनी महिलाओं के सामने कई बार अपने प्यार का इजहार किया है, लेकिन उसने देखा कि उसने अभी तक उनमें से किसी से भी शादी का प्रस्ताव नहीं रखा है। बेशक वह उनसे किसी भी समय शादी करने के लिए खुश था, लेकिन अगर वह अपने मन में इसके बारे में सोचता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वे उसके मन की बात पढ़ सकते हैं? नहीं। उसे खुद ही उन्हें बताना होगा। अविनाश ने मन ही मन सिर हिलाया। उसने खुद से वादा किया कि वह उन तीनों को व्यक्तिगत रूप से प्रपोज करेगा। फिर तीनों नौकरानियां बात करना जारी रखती हैं। तीसरी नौकरानी लगातार ओरियल से उसके पहले अनुभव के बारे में पूछती रहती है। ओरियल हर बार शर्मा जाती है और इनकार करती रहती है, जैसे कि कुछ याद आ रहा हो। लूना ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। फिर वह नौकरानी की ओर चली गई और उसे बधाई दी। बधाई हो। फिर ओरियल के जवाब देने से पहले लूना जल्दी से अजीब तरह से भाग गई। अविनाश उसे इस तरह से व्यवहार करते देख हंसा और जल्दी से उसके पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद लूना बाथरूम में घुस गई और अविनाश ने आखिरकार खुद को प्रकट करने का फैसला किया। एक शरारती मुस्कान के साथ अविनाश उसके सामने चला गया, जिससे वह उससे टकरा गई। हाँ, लूना, तुम किस बारे में सोच रही हो कि तुम अपने विचारों में इतनी खोई हुई हो कि तुम अपने सामने चल रहे अपने आदमी को भी नहीं देख पा रही हो? बेशक उसने उसे अपने आलिंगन में लेने का अवसर भी लिया। अविनाश लूना को उसके द्वारा गले लगाए जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह चौंक गई थी। उसे यकीन था कि उसने उसे वहां खड़ा नहीं देखा। वह कब दिखाई दिया? क्या वह वास्तव में अविनाश से शादी करने के बारे में सोचने में इतनी खोई हुई थी कि वह उसे उसके सामने खड़ा भी नहीं देख पा रही थी? क्या तुम मेरे बारे में सोच रही थी? इस तरह पकड़े जाने पर लूना घबरा गई और उसने जवाब दिया, नहीं। ओह, तो क्या तुम किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी दूसरे आदमी के बारे में क्यों सोचूंगी? लूना और भी घबरा गई। फिर उसने अविनाश को उसे उठाने से पहले खिलखिलाते हुए सुना। यह जानते हुए कि वह क्या करने जा रहा था, लूना ने जवाब देते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाया। अविनाश, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अभी भी काम करना है। तुम इसे बाद में भी कर सकते हो, है ना? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे अभी भी करना है। अचानक लूना ने अपने होठों पर कुछ नरम महसूस किया और अविनाश को उसे धीरे से चूमते हुए देखा। तुम इसे बाद में भी कर सकते हो, है न? उसने धीरे से पूछा। नहीं, मैं फिर से। अविनाश ने अपने होठों को सील कर लिया। तुम इसे बाद में भी कर सकते हो, है न? उसने दोहराया। उसका स्वर और भी नरम हो गया। लूना का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
हालांकि एक गंभीर व्यक्ति के रूप में वह जल्दी से अपने होश में आई और जवाब दिया, अविनाश, मैं इसे बाद में भी नहीं कर सकता। उसने फिर से उसके होठों को सील कर दिया। तुम इसे बाद में भी कर सकते हो, है न? उसने दोहराया। इस बार उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि यह लगभग मोहक थी। लूना की लड़ने की इच्छा जैसे ही दिखाई दी, गायब हो गई। हालांकि उसके चुंबन अच्छे लगे, इसलिए उसने इनकार करने की कोशिश की। फिर से, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। उसके होठों को फिर से सील करने के बाद अविनाश ने उसके होठों को चूमने से पहले कुछ और बार पूछा, बिना उसे जवाब दिए। ठीक है, उसने फिर से पूछा। मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ, है न? लूना ने अंदर ही अंदर सोचा और लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया। फिर उसने अविनाश को उसे बाथटब में ले जाने और अंदर रखने दिया। लूना का दिल पहले से ही उसके चुंबनों के कारण बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब जब उसने उसे खाली बाथटब में रखा तो उसे लगा कि यह फट जाएगा। वह बेवकूफ नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह कहा जा रहा है और इसके बारे में सोचकर अंदर से बहुत खुश और उत्साहित थी। बहुत समय हो गया है, वह उसे बहुत याद करती है। जब मैं तुम्हारे होठों पर चूमता हूं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, हो? अविनाश ने बड़बड़ाया। लूना ने शर्म से सिर हिलाया। फिर उसने महसूस किया कि वह फिर से उसके होठों को चूम रहा है, हालांकि इस बार यह सिर्फ एक हल्का चुंबन नहीं था। जल्द ही कुछ गीला उसके मुंह में घुस गया और उसकी जीभ के साथ घुलने लगा। जब वह चुंबन का आनंद ले रही थी तो उसने अविनाश के हाथों को हिलते हुए महसूस किया। उसने जल्द ही उसकी स्कर्ट उतार दी और उसके टॉप के साथ भी ऐसा ही करने लगा। उसने उसके मुलायम लेकिन दृढ़ दूधिया सफेद स्तनों को आजाद किया और उन्हें धीरे से मसलने के बाद उसने उसकी ब्रा को पूरी तरह से उतार दिया और फिर उसकी पैंटी के साथ भी ऐसा ही किया। फिर उसने अपना चुंबन समाप्त किया और पीछे हट गया। वह उसे अपनी मोहक सुनहरी आंखों से उसके पूरी तरह से नग्न शरीर को देखते हुए देख सकती थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। फिर उसने उसकी आवाज सुनी। जब उसने उसकी आवाज सुनी तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। फिर उसकी खुशी उसके मुंह से महसूस हुई और उस पर एक मुस्कान आ गई। और जब तुम इस तरह नग्न होती हो तो तुम विस्फोटक रूप से सुंदर होती हो। हाँ, मुझे खुशी है कि मैं ही एकमात्र आदमी हूँ जो इस मोहक दृश्य को देख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। और अपने कपड़े उतारो, मैं यहाँ अकेली नग्न नहीं हो सकती। फिर उसने बुदबुदाया। मम्मा, कोई शरारती हो रहा है। उसे इस तरह हंसते हुए सुनकर लूना को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसे अपने कपड़े उतारते हुए देखकर उसे बेहतर महसूस हुआ। अविनाश ने सबसे पहले अपने लबादे उतारे, जिससे उसका मांसल शरीर दिखाई दिया, जिसकी हर मांसपेशी मजबूत और दिव्य दिख रही थी। फिर उसने अपनी पैंट उतारी और लूना ने देखा कि उसका लिंग पहले से ही आधा जगा हुआ था। शायद उसके शरीर को देखने के कारण उत्तेजित हो गया था। लूना ने यह सोचकर मुस्कुराया, इससे पहले कि उसकी नजर उसके पूरे शरीर पर लौट आए। तुम भी जब इस तरह नग्न होते हो तो बहुत आकर्षक लगते हो, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने उसे अपनी ओर आते देखा और उत्साहित महसूस किया। फिर उसने अपना लिंग हिलाया और उसे उसके दाहिने स्तन के ऊपर, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसके निप्पल पर रख दिया। अनहर लूना को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था, लेकिन उसे अपने शरीर पर एक अजीब सी खुशी का झटका महसूस हुआ और उसने कराहना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना लिंग ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। अपने लिंग के गोल सिर को बार बार उसके निप्पल को दबाते हुए देखकर लूना को उत्तेजना की एक अजीब सी अनुभूति हुई। इतना ही नहीं, उसने यह भी देखा कि उसका लिंग जितना अधिक हिलता है उतना ही कठोर होता जाता है।
उसकी छोटी बहन उत्तेजना और प्रत्याशा में कांप रही थी, लेकिन लूना की आंखें इस बात पर टिकी हुई थीं कि उसका विशाल लिंग और उसका खड़ा निप्पल कैसे टकराता है। देखो तुम्हारी चूत कैसे ध्यान आकर्षित करने के लिए रो रही है। जब उसने उसकी आवाज सुनी तो लूना अपनी कल्पना से बाहर आ गई। उसने नीचे देखा और देखा कि उसकी चूत से रस बह रहा है। वह शर्म से लाल हो गई। तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं आखिरकार तुम्हारा आदमी हूं। क्या तुम्हारे शरीर का मेरे शरीर को चाहना सामान्य नहीं है? मेरा शरीर भी तुम्हारे शरीर को चाहता है। देखो मेरा छोटा भाई कितना कठोर और तैयार है। लूना ने सिर हिलाया, अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था। फिर उसने महसूस किया कि अविनाश का लिंग उसकी छोटी बहन की ओर बढ़ रहा है। फिर उसने अपना लिंग उसकी योनि पर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, जिससे उसका लिंग उसके रस से भीग गया। अन्ना जल्द ही अविनाश का लिंग उसके अंदर घुस गया। लूना का शरीर खुशी से कांप उठा। उसकी छोटी बहन ने उसके लिंग के चारों ओर अपनी दीवार घुमाई, उसे महसूस किया और पूरे लिंग को ऐसे निगल गई जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति उसे मिले भोजन को निगल रहा हो। जल्द ही अविनाश ने अपना लिंग पीछे की ओर खींचा और लूना के अंदरूनी हिस्से कांपने लगे। वे तभी शांत हुए जब उसने उसे फिर से अंदर डाला। आने है। हर बार जब अविनाश अपना लिंग उसके अंदर डालता तो लूना संतुष्टि में कराह उठती। उसके शरीर पर आक्रमण करने वाली आनंद की लहरों ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया और उसका शरीर कांप उठा। जबकि वह जो आनंद महसूस कर रही थी वह पहले से ही बर्दाश्त से बाहर था। उसने देखा कि अविनाश नीचे झुक रहा है, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अपने चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ उसके बाएं निप्पल को चाटना शुरू कर दिया। संतुष्ट न होने पर उसने उसके उभरे हुए निप्पल को निगल लिया और उसे जोर से चूसते हुए अपनी जीभ से चाटना जारी रखा। आने है। लूना के शरीर पर आनंद की एक और लहर ने हमला किया। उसकी पीठ ऊपर उठी और उसने उसका सिर पकड़ लिया और उसे अपने शरीर के करीब खींच लिया। अविनाश का दूसरा हाथ भी उसके दूसरे निप्पल से खेलने लगा, जिससे आनंद और भी बढ़ गया। अन्ना अन्ना अन्ना। लूना बेकाबू होकर कराह उठी। उसका शरीर पहले से ही आनंद के कारण सुन्न हो चुका था, जबकि अविनाश उसके अंदर घुसता रहा। अचानक अविनाश ने उसके निप्पल को उसी समय काटा जब उसने उसके दूसरे निप्पल को चुटकी से दबाया। दर्दनाक आनंद की अचानक और तीव्र भावना ने उसे झकझोर कर जगा दिया। उसकी योनि की दीवारें सख्त हो गईं और उन्मादपूर्ण तरीके से हिलने लगीं। मैं अन्ना कमिंग अन्ना। फिर उसने आखिरकार छोड़ दिया और उसकी योनि से धार निकल गई। उसकी द्वारा चूसे जाने और उसके रस से भीगने के कारण अविनाश को जो आनंद महसूस हो रहा था वह दूसरे स्तर तक बढ़ गया। वह अब और नहीं रुक सका और पूरा ले लो। उघ। उसने उसके अंदर भर दिया अपने दूध के साथ। उसके शरीर में कमजोरी महसूस हुई क्योंकि वह लूना के होठों को चूमने से पहले उसके बगल में लेट गया। मैं सच में तुम्हें याद करती हूं, लूना ने बाद के स्वाद का आनंद लेते हुए कहा। अविनाश के थके हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी याद आई। कुछ देर बाद, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप विदा ले सकते हैं, अवनी ने घोषणा की। ईशान, जो अब होश में था और अवनी को सब कुछ रिपोर्ट कर रहा था, ने महसूस किया कि उसका मुंह हिल रहा है। कार्यालय का समय समाप्त होने में अभी 1 घंटा बाकी था और उसे अभी भी कुछ रिपोर्ट करनी थी। जैसी कि उम्मीद थी, उस आदमी की वापसी बुरी खबर है। अवनी को गंभीरता से काम करते देखना बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब वह वापस आ गया है तो वह फिर से जल्दी छुट्टी की घोषणा कर रही है।
इससे भी बुरी बात यह है कि वह इतने कम समय में इतना मजबूत हो गया है कि अब वह उससे कुछ भी नहीं कह सकता। कितना निराशाजनक और परेशान करने वाला आदमी है। बेशक उसने यह सब जोर से कहने की हिम्मत नहीं की और जाने से पहले बस सिर झुकाया। फेल्बर्टा अवनी और जल्दी से उठकर अपने कमरे की ओर भागी। वह जानती थी कि अविनाश उसके कमरे में होगा, अभी उसका इंतजार कर रहा होगा। वह इतने लंबे समय के बाद उसके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक थी। हालांकि जैसे ही वह उसके साथ वह करने की कल्पना कर रही थी, उसकी दो नौकरानियां, जो अब बहनें थीं, उसके सामने प्रकट हुईं और बोली, अवनी, डिनर तैयार है। क्या? डिनर तैयार है? अवनी ने भौहें सिकोड़ी। इन दोनों को पता होना चाहिए कि वह क्या और कहाँ जा रही थी। उन्हें अभी उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उसने नव्या के गंभीर चेहरे से एक सेकंड के लिए धूर्त मुस्कान देखी तो वह तुरंत समझ गई कि वे क्या करने वाले थे। अपना मजा लेने के बाद तुम मुझे मेरा मजा लेने से रोकने की हिम्मत कर रहे हो। कितने दुष्ट! अवनी, हमें ऐसे मत देखो, हम सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पहले ही वह अनुभव कर लिया है जो तुम अनुभव करने वाले हो, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए काम करने से पहले डिनर कर लेना उचित है, नव्या ने सलाह दी, मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी। तुम? अवनी अवाक रह गई। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे ज्यादा अनुभवी हो। ध्यान रहे, जब तुम दीवार से झांक रही थी, मैं असली चीज का अनुभव कर रही थी। अवनी इसे चुपचाप कैसे सह सकती थी? उसने भी क्रूरता से जवाब दिया। नव्या शर्मा गई। यह उसकी काली याद थी। वह बस उसे चिढ़ा रही थी। वह उसे इतना क्यों चिढ़ा रही होगी कि वह उसे सामने ला सके? अवनी उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट थी और फिर उसने जवाब दिया, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ऊर्जा नहीं है, क्योंकि मैं इस मामले में तुम दोनों से ज्यादा अनुभवी हूं जो सिर्फ 1 महीने पहले कुंवारी थीं। एक और चालाकी से प्रहार करते हुए अवनी उसके कमरे की ओर चली गई। दूसरी ओर नव्या और लूना शर्म से लाल हो गए। उन्होंने अपने दिल में तय कर लिया कि वे कभी भी उसकी बातें नहीं सुनेंगे और अवनी को फिर कभी चिढ़ाएंगे नहीं। अविनाश, जिसने सब कुछ शुरू किया था, अपनी सेंस से यह दृश्य देखकर हंस रहा था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अवनी की तुलना में दोनों नौकरानियां शब्दों के खेल के मामले में कुछ भी नहीं थीं। उसने उन्हें एक बॉस की तरह संभाला। वह हंसा और फिर अवनी के कमरे में आने का इंतजार करने लगा। बम! फिर दरवाजा जोर से खुला और अवनी प्रकट हुई। उसने देखा कि अविनाश उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था और उसने अपनी गोद थपथपाई। फिर वह उसकी ओर चलने से पहले खर्राटे लेती हुई उसके गले लग गई और सवाल करने से पहले उसके पास बैठ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नव्या और लूना से मुझे आने से रोकने के लिए कहो? क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसे अनजान बनते देख अवनी ने फिर से नाक भौं सिकोड़ी और जवाब दिया, नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहनों को नहीं जानती? नव्या इतनी अनाड़ी है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जबकि लूना ऐसा करने के लिए बहुत गंभीर है। वे दोनों तब तक ऐसा नहीं करेंगे जब तक कोई उन्हें ऐसा करने के लिए न कहे। हाँ, तुम वाकई एक बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान कुलीन महिला के खिलाफ नहीं जीत सकते हो। अविनाश ने आह भरी, अपने शब्दों के जरिए अनजाने में उसकी तारीफ करना नहीं भूला। बेशक तुम नहीं कर सकते। अवनी ने नाक भौं सिकोड़ी और फिर थोड़ा मुस्कुराई। जब वह उसके पूरे शरीर को सहला रहा था तो उसे इस तरह मजाक करना याद आ रहा था। अरे अवनी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अचानक अविनाश ने बड़बड़ाया। क्या है?
तुमने बॉय टॉय की तलाश क्यों की? मेरा मतलब है, तुम्हारी शक्ल सूरत को देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हारा बॉय टॉय बन जाए। अरे कुछ लोग इसके लिए पैसे भी दे सकते हैं। अचानक अवनी जवाब देने से पहले शर्मा गई। यह वास्तव में मेरा विचार नहीं था। मुझे वास्तव में किसी पुरुष की जरूरत नहीं थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बिना किसी की मदद के अपने बच्चे को अकेले ही पाला। कई रईसों, यहाँ तक कि मार्कीज ने भी मुझे अपनी रखैल बनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। फिर मेरी दोस्त अदिति ने मुझे बताया कि मैं एक दबंग किस्म की हूँ और मुझे बॉय टॉय रखने की सलाह दी। मुझे लगा कि यह एक दिलचस्प अवधारणा है और मैंने सहमति दे दी। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ सेक्स करने की योजना नहीं बना रही थी, या कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं इसके लिए तैयार नहीं हो जाती। लेकिन मैं विरोध करने में बहुत मुश्किल थी हूँ, अविनाश ने उसके कानों में फुसफुसाया। अवनी ने लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया। वह अभी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उस दिन तुमने जिस तरह से अभिनय किया उससे ऐसा लग रहा था कि तुमने ऐसा कई बार किया है। तुम एक रईस के अभिनय को कम नहीं आंक सकते, है ना? है? तुम बात करने वाले हो, अवनी ने उपहास किया। तुम्हारा क्या मतलब है? चलो बेवकूफी करना बंद करो। अवनी, तुम वाकई खूबसूरत हो मेरे प्यारे अवनी, तुम आज वाकई कमाल की लग रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक ऐसा बदलाव है जो कुछ ही दिनों में हो सकता है? अवनी ने अविनाश को घूरते हुए सवाल किया। हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। अविनाश हंसा। उसने ईमानदार होने का फैसला किया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, अवनी ने कहा। मैंने ऐसा किया, हालांकि यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं तुम्हें अपने पास रख सकता था, और तुम इतनी खूबसूरत थी कि लालची मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था। अविनाश ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया। फिर उसने उसे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया और पूछा, क्या मैं अपने शरीर से तुम्हारी भरपाई करूं? अवनी मुस्कुराई और फिर पलटी। उसके ऊपर बैठते ही अपनी स्थिति बदली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर से भरपाई किए बिना जाने नहीं देना चाहती थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर से मुआवजा दिए बिना जाने नहीं देना चाहती थी। अवनी ने अविनाश के ऊपर लुढ़कते हुए मुस्कुराया। जब अविनाश अभी भी उसके साथ था तो वह शायद थोड़ी उदास थी, लेकिन पिछले महीने जब अविनाश ब्लड हिल्स वाइल्डरनेस जाने के लिए निकला तो उसने इस बारे में स्पष्ट दिमाग से सोचा और निष्कर्ष निकाला कि अविनाश के व्यवहार में बदलाव स्वाभाविक नहीं था। वह उसे बेवकूफ बना रहा था। यह रहस्योद्घाटन उसके लिए बिल्कुल भी खुशी देने वाला नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाना जिसे आप प्यार करते हैं बहुत अच्छा एहसास नहीं है, और अवनी को इस बात का दुख हुआ। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि अविनाश उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके विपरीत उसके साथ रिश्ते में रहने से उसे बहुत फायदा हुआ। अगर अविनाश चाहता तो वह उसे उसके उपयोग से बाहर होने के बाद छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने उसे एडवांस स्टेज कल्टीवेटर बनने में भी मदद की। थोड़ा और सोचने पर उसे एहसास हुआ कि अगर अविनाश ने उसे लुभाने के लिए कोई और तरीका चुना होता तो शायद उसका नतीजा वैसा न होता जैसा अब है, और वह उसके जैसा अद्भुत साथी पाने से चूक जाती जो उसे प्यार से गले लगाता है। फिर उसे याद आया कि वह कितना ढीठ था और मुस्कुराई। वह उसे माफ कर देगी। वह अब बहुत खुश थी और वह इसे ऐसे ही रखना चाहेगी। बेशक चूंकि कोई भी उसके विचारों को नहीं जानता था, इसलिए किसी ने भी यह नहीं बताया कि उसके विचार अविनाश को अपने साथ रखने की उसकी इच्छा के प्रति बहुत पक्षपाती थे। लेकिन चूंकि उसका निष्कर्ष सही था, इसलिए इसका उल्लेख करने की भी कोई जरूरत नहीं थी।
हालांकि अविनाश पहले अभिनय कर रहा था, लेकिन अब वह उससे बहुत प्यार करता था और वह भी बहुत गहराई से। इसलिए सब कुछ ठीक था। हालांकि उसे माफ करना एक बात थी, लेकिन उसे मुआवजा पाने के मौके के रूप में इस्तेमाल करना दूसरी बात थी। अविनाश ने जल्दी से अपनी पैंट उतारी और अपने छोटे भाई को आजाद किया, जो पहले से ही आधा खड़ा था। क्या तुम इसे देखोगी? मैंने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है और यह गंदी चीज पहले से ही जाने के लिए बढ़ रही है। अवनी ने नाक सिकोड़ी। है, मत भूलना, यह गंदी चीज कुछ घंटे पहले तुम्हारे मुंह में थी और तुम इसे चाट रहे थे जैसे कि यह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो। क्या उसने कसम खाई है कि मुझे हावी होने की भूमिका नहीं निभाने देगा? अवनी ने अंदर ही अंदर रोते हुए कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। तुम ही क्षतिपूर्ति कर रहे हो, तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं है। फिर उसने सख्त लहजे में आदेश दिया। जैसा तुम आदेश दो मेरे प्यारे अवनी। जब उसने उसे इस तरह बुलाया तो अवनी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब चुप रहो, उसने आदेश दिया। इस बार उसका लहजा पहले से थोड़ा कमजोर था। अविनाश मुस्कुराया और आज्ञा का पालन किया। अवनी का हाथ उसके लिंग की ओर बढ़ा और उसने गंदी चीज को धीरे से सहलाया। उसके कोमल हाथों को महसूस करते हुए उसके आधेखड़े लिंग को कठोर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह गुफा का पता लगाने के लिए तैयार और भड़क गया। अवनी ने फिर अपनी मोहक काली पैंटी उतारी, फिर उसने अपना गाउन उठाया और फिर काउगर्ल की मुद्रा में उसके ऊपर बैठ गई। फिर उसने उसकी छड़ी पकड़ी और थोड़ी देर के लिए उसे अपने प्रवेश द्वार पर सहलाया। जब उसने ऐसा किया तो उसके शरीर में खुशी के झटके महसूस हुए। वह अंदर से कराह उठी क्योंकि उसके अंदर निराशा और प्रत्याशा में चीख निकल रही थी। फिर उसने अविनाश की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उसकी हमेशा की मुस्कान थी और उसके होंठ हिल रहे थे। वह जानती थी कि वह इस तरह से उसके खिलाफ नहीं जीत सकती और जोर से कराहने लगेगी। फिर उसने वह खेल छोड़ दिया जिसे वह नहीं जीत सकती थी और सीधे बैठ गई, जिससे उसका लिंग उसकी गुफा में प्रवेश कर गया। अवनी खुद को रोक नहीं पाई और कराह उठी। घ हालांकि जब उसने उसकी कराह सुनी तो उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कम से कम वह अकेली कराहने वाली नहीं थी। फिर उसने इन अजीबोगरीब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और उसके लिंग के उसकी योनि में प्रवेश करने के एहसास का आनंद लिया। उसके अंदरूनी अंग खुशी से झूम उठे और उन्होंने उसके लिंग को जोर से चूसा। जब अवनी को दिल खोलकर इस एहसास का आनंद मिला तो उसने अपने नितंबों को ऊपर उठाया और फिर से नीचे पटक दिया। घ इस बार अविनाश ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने कराह उठाई और इससे अविनाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि अंदर से वह भी बेहतर नहीं थी। आनंद के झटके उसके शरीर पर हमला कर रहे थे, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। उसने प्रक्रिया को दोहराने से पहले आनंद की आदत डालने के लिए थोड़ा इंतजार किया। ओघ बढ़िया, बहुत बढ़िया, अविनाश ने बड़बड़ाया और फिर बिना गाउन हटाए उसके विशाल स्तनों को पकड़ लिया। अन्नडीन है, मत छुओ, तुम ही इसकी भरपाई कर रहे हो, अवनी ने शिकायत की। उसे पहले से ही अपनी कराहों को नियंत्रित करना मुश्किल लग रहा था। अगर अविनाश हमेशा की तरह उसके स्तनों को मसलता तो वह खुद को कैसे नियंत्रित कर पाती और उस पर हावी हो पाती। अविनाश ने उसकी बचकानी हरकतों पर हंसी उड़ाई, लेकिन उसे यह बहुत प्यारा लगा। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उन्हें अपने सिर के पीछे रख दिया। आराम से उसकी ओर देखा। अवनी ने सिर हिलाया और फिर से हिला और फिर से और फिर से। ओघ अवनी, यह अच्छा लगा। अविनाश खुशी में कराह उठा। उसने अवनी को उसे खुश करने की इतनी कोशिश करते हुए देखने का पूरा आनंद लिया।
जबकि उसके विशाल स्तन उसकी गति के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। वह नजारा बहुत खूबसूरत था। दूसरी ओर अवनी के लिए यह इतना आसान नहीं था। हालांकि उसकी हरकतें अब पहले की तुलना में अधिक सहज और तेज थीं, फिर भी इसे आसानी से समझा जा सकता था। वह उस आनंद के लिए तरस रही थी जो उसे महसूस हो रहा था। आनंद की लहरें लगातार उसके शरीर पर हमला कर रही थीं। उसका शरीर पहले से ही सुन्न था और उसे हिलना मुश्किल हो रहा था। इस समय उसकी आंखें मुश्किल से खुली थीं। आह! वह खुद को रोक नहीं पाई और आनंद में कराह उठी। वह फिर से अपना शरीर उठाना चाहती थी, लेकिन वह पहले से ही अपनी सीमा पर थी। फिर उसने अविनाश की ओर देखा जो उसी मोहक लेकिन परेशान करने वाली मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, और उसने हार मान ली। उस पर हावी होना बहुत मुश्किल था। साथ ही यह एहसास बहुत अच्छा था और वह बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी। उसने अपना मुंह खोला और आदेश दिया, अब तुम हिलो। लेकिन अविनाश उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने बीच में ही बोल दिया, तुम ही क्षतिपूर्ति कर रही हो, सुनो मैं क्या करूं। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनने रहिए अल्टीमेट हारम सिस्टम के अगले चैप्टर्स में। हाँ, अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।